Hello everyone, welcome to the Luminant Eyes Academy. I am मीना भारद्वाज and thank you so much for your support. I hope कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये आपका 3rd लेक्चर होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो आप इसे ज़रूर सुने, पूरा सुने, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं और हम हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। इसलिए ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये जो लेक्चर मैं बना रही हूँ ये देखें, क्योंकि एक एक लेक्चर में आपके कई कई टॉपिक्स होंगे ताकि आपका जितनी जल्दी हो सके हिस्ट्री कवर हो सके। क्लियर? साथ ही आपकी करंट अफेयर की मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे आपको 3 मंथ के सब्जेक्ट वाइज जो है करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि आप जो भी स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, ताकि उसको करंट से रिलेट करते हुए आपको पढ़ने में काफ़ी इजी हो और आपको एक लिंक करके जो पढ़ना है उसमें आपको एक आसानी हो जाए। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आपको, यानी स्टैटिक में क्या पढ़ना है वो भी उसका भी आपको आइडिया हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले एक कोट बहुत ही सुंदर है ये, इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। A human being is not assigning his full height until he is educated। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ये हॉरेस मैन का एक कोट है ये। इसका मतलब है कि बेशक आप एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि आपको चीज़ों को आफ्टर एजुकेशन या आपको चीज़ों को कैसे समझना है और आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से अभी भी यानी कि आप किसी भी चीज़ का, यानी लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ का मीनिंग दूसरों के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं, यानी कि यू आर नॉट एजुकेटेड। और या फिर हम कहें कि आपकी एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो सिर्फ बुकिश नॉलेज हो आपके पास, कि आपका काम सिर्फ एग्ज़ाम देना है और सिर्फ एक अर्निंग के लिए आप एजुकेशन ले रहे हैं। नहीं, इवन रीज़न होना चाहिए कि आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से आपकी अवेकनिंग टाइप है। यानी आपको चीज़ों को समझना, आपके आसपास या आपकी खुद की लाइफ में क्या हो रहा है उसका एक मीनिंग आपके पास आ जाना चाहिए। आपकी रियल एजुकेशन यही होती है, ना कि सिर्फ आपको अर्निंग करनी है और सिर्फ आगे बढ़ना है और सिर्फ आपको एक डिग्रीज़ लेनी है। क्लियर? या सिर्फ आपको नॉलेजेबल बनना है, ऐसा नहीं करना है। मीन्स कि आपको एजुकेशन का मतलब है कि आपको एक सच में एक सिविलाइज्ड मैनर जो है वो अपनाना है और आपको सिविलाइज्ड बनना है, ताकि ना सिर्फ आप खुद को, इवन दूसरों को भी एजुकेट कर सके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमारा ज़्यादा पार्ट नहीं है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हमने जो मिडिवल के बारे में पढ़ा था, क्लासेस आपको मिल जाएंगी चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने एंड में किया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि जो यूरोपियंस की एंट्री शुरू हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। हम सबको पता है कि ये एंट्री कैसे शुरू हुई थी, कि रेनाइसेंस या हम कहें कि पुनर्जागरण की हम बात करते हैं। कहाँ पे? एक तरह से यूरोप में एक पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई थी। ओके, तो वहीं से फिर जो यूरोपियंस थे वो भारत में एंट्री करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी कि बहुत सारे उस टाइम पे रेवोल्यूशंस हुए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। ओके, यानी और हम कहें कि जो शिप बिल्डिंग वहाँ पे शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक दुनिया का जो एक भ्रमण करने में आसानी हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम सबसे बात इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आपके लिए जो मेन आप जानना ज़रूरी है, आप कितना ही पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक्स है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे ताकि जो हमारा मेन कंटेंट है वो ना छूटे। तो यहाँ पे जो शुरुआत हम करते हैं वो कोलंबस से करते हैं, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि जिनोआ यानी इटली से था और उसे फाइनेंस किया गया था, स्पेन ने फाइनेंस किया था। और उसने क्या किया था, वो भारत आना चाहता था, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका, और वहाँ पे उसने अमेरिका की उसने खोज की थी। ओके, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। लास्ट ईयर जो कोलंबस था वो न्यूज़ में भी था। ओके,
एंड उसने जब डिस्कवरी कर रहा था तो 1492 में उसने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी। ओके, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया था। आना वो भारत चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बार्थोलोमेव डियाज जो कि एक पोर्तुगीज़ था, उसने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसकी एक डिस्कवरी की थी जिसके ज़रिए भारत तक आना लोगों के लिए आसान हो गया। ओके, आपको पता है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, अगर आप देखेंगे तो नीचे साउथ अफ्रीका वहाँ पे। ओके, तो इसी के ज़रिए भारत में आना आसान हुआ यहीं से, क्योंकि जो पहले जो कमर्शियल एक कांटेक्ट था वो लैंड रूट के ज़रिए था, ऑक्सस वैली या फिर हम कहें सीरिया या इजिप्ट के ज़रिए एक जो रूट था भारत तक आने का वो था। ओके, दूसरा ये भी कहा जाता है कि स्पाइसेस वगैरह की काफ़ी ज़रूरत थी, तो इंडिया में स्पाइसेस होती थी काफ़ी, तो उसके लिए भी एक ट्रेड की वजह से भी एक माना जाता है कि वो भारत में आए। ओके, पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर बाकी जो यूरोपियंस थे वो आना शुरू हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले पढ़े तो कौन आया था, पोर्तुगीज़ की अगर हम बात करें तो पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए थे, और पोर्तुगीज़ में सबसे पहले कौन आया था, वास्को द गामा। तो वास्को द गामा ओके 1498 में आया था, ये चला गया था, ये दोबारा भी आया था। ओके 99 में आया था, और उसके बाद ओके जैसे ये आया था भारत में तो ये कैलीकट में आया था, और वहाँ पे जो वहाँ के किंग थे, एक हिंदू जो किंग थे जेमोरिन उनका नाम था, उन्होंने इन्हें रिसीव किया था। ओके, पोर्तुगीज़ को जो वास्को द गामा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन आया था, पेड्रो कैब्रल। 1500 में पेड्रो कैब्रल भारत आया था 1500 में, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था कि जो भारत में एस्टैब्लिश या रहने के की वजह से आया हो, लेकिन उसके बाद जो आए थे उन्होंने गवर्नर बनाने शुरू कर दिए थे, और जो पहला गवर्नर था पोर्तुगीज़ वो था अल्माइडा फ्रांसिस्को। ओके, ज़्यादातर नाम के इनके पीछे फ्रांसिस्को लगता है। तो अल्माइडा जो था वो फर्स्ट गवर्नर था, एंड वो 1505 से 1509 तक जो था भारत में गवर्नर रहा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो है किसने स्टार्ट की थी, अल्माइडा ने। नाम से क्लियर है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि एक तरह से जो अब इन्होंने रूट जो ढूंढ लिया है, एक तरह से उसे अपने अंडर लेने के लिए, उसे कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी बना दी थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्बुक्रिक की बात करते हैं। एल्बुक्रिक 1509 में बना था। उसने क्या किया था, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी स्टार्ट की थी। ओके, यानी साम्राज्यवाद। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि उन्होंने एस्टैब्लिश करने की सोची। ओके, देन आता है कि गोवा जो कि कैपिटल, पहले इनकी जो सेटलमेंट थी वो कोचीन में थी, बाद में एक नाम आता है नीनो दा कुन्हा। उसने क्या किया था 1530 में 1530 में जो थी कैपिटल, यानी कि 1530 में कोची से गोवा जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्बुक्रिक ही था जिसने बीजापुर के रूलर से 1510 में जो है गोवा कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्बुक्रिक ने ही कहा था कि आप इंडियन वीमेन से मैरिज करो, एंड यहाँ पे अपनी जो है एक तरह से कॉलोनी कहे या एक इम्पीरियलिज्म की शुरुआत कर दो। तो और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो है कि कुछ एक जो सेंट या संत जिन्हें कहा जाता है, जीसस सेंट जो थे जेवियर के नाम से, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जेवियर वो भारत आए थे, और किसके साथ आए थे, सूजा के साथ वो भारत आए थे। तो ये पोर्तुगीज़ के टाइम पे आए थे, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1616 में किंग जो उस टाइम पे पोर्तुगीज़ के जो किंग थे उन्होंने क्या किया था, बॉम्बे को किसे दे दिया था, चार्ल्स II को दे दिया था। ओके, लीज पर दे दिया था, एज ए डोरी भी कहा जाता है। तो जब उसकी सिस्टर से मैरिज हुई थी तो उसे ये दे दिया गया था। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाद में जो मराठा थे उस टाइम तक 1739 की बात करें, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहे हैं पोर्तुगीज़, काफ़ी लेट तक रहे हैं। ओके, पता है कि 1961 में जो हम गोवा के बारे में पढ़ते हैं तो तब तक पोर्तुगीज़ का एक रोल देखा जाता है। तो उस टाइम पे जो मराठा थे उन्होंने जो सालसेट एंड बसीन थी उसे कैप्चर कर लिया था 1739 में पोर्तुगीज़ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट तो वो है कि एक तरह से यहीं से एंड होना शुरू हो गया था पोर्तुगीज़ का, लेकिन पूरी तरह से एंड नहीं हुआ था। तो
गोवा, दमन एंड दीव में वो रहे थे कब तक, टिल 1961 तक। तो यहाँ तक ये आपका थोड़ा पोर्तुगीज़ का है, बाकी तो आपने पढ़ा ही है। ओके, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो बाकी इसमें आप ज़्यादा आपको इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डच, उसके बाद जो आए थे वो थे डच। ओके, 1602 में कहा जाता है कि डच आए थे। अच्छा, एक इनका ना एक अलग अलग टाइम पीरियड भी दिया गया है कि पहले कौन आया, फिर कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एक थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो 1602 की अगर हम बात करें तो डच जो थे वो 1602 में आए थे। ओके, इनके जो मेन सेंटर थे वो कौन से थे, कोरोमंडल, पुलिकट, नागापत्तिनम, जो पुलिकट था पहले, फिर नागापत्तिनम, एंड बंगाल की अगर हम बात करें तो हुगली में। और वही अगर हम बात करें तो इनका एक राइवलरी हुई थी एंग्लो डच, इंग्लिश के साथ हुई थी। 7 डिकेड्स वॉर कहा जाता है, 7 डिकेड्स तक चला था ये वॉर। एंड एक तरह से बैटल ऑफ बेदेरा, सी वॉर अलग चीज़ होती है, बैटल अलग होता है। वॉर एक बहुत बड़ा होता है, वॉर के अंदर छोटे छोटे बैटल्स होते हैं। तो बैटल ऑफ बेदेरा में 1759 में, यानी कि आपसे पूछा जाए डच का एंड कब हुआ था भारत में, तो 1759 में हुआ था बैटल ऑफ बेदेरा में। ओके, एंग्लो डच राइवलरी। तो ये एक तरह से बंगाल में माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यहाँ पे। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो इन सब ने ही अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल रही थी वो कौन सी थी, इंग्लिश थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ये सॉरी यहाँ, हाँ 1600 है यहाँ पे ये, हाँ 1600 में, ठीक है, चार्टर एक्ट पास किया था एलिजाबेथ। ओके, क्वीन एलिजाबेथ ने, जो कि इंग्लैंड में थी, उन्होंने एक चार्टर पास किया था और उसके बाद ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। एंड सबसे पहले जो कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में 1609 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1609 में ये फरमान लेने के लिए गया था। लेकिन पोर्तुगीज़ का उस टाइम पोर्तुगीज़ थे, तो उनके प्रेशर की वजह से एक फरमान इन्हें नहीं मिल पाया था, परमिशन नहीं मिल पाई थी। लेकिन बाद में 1612 में इन्हें परमिशन मिल गई थी और 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी। बाद में एक नाम आता है थॉमस रॉय, यानी कि एम्बेसडर थे जेम्स वन किंग के टाइम पे, जो कि इंग्लैंड में थे उस टाइम पे किंग। एंड मुगल कोर्ट में वो गए थे, सर थॉमस रॉय। 1615 में उन्होंने परमिशन ली थी कि बाकी एरिया में भी वो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सके। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके तीन जो है प्रेसिडेंसी टाउन थे, बीएमसी के नाम से आप याद रख सकते हो, यानी कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये थी आगरा में, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच, ओके 1619 में, यानी इनके जो मेन सेंटर की अगर हम बात करें तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रांसिस डे के नाम से जो थे उन्होंने एक मद्रास को फाउंड किया था 1690 में, और वहीं पे एक सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था उसे बिल्ड किया था। नेक्स्ट एक और फेमस नाम आता है जोब चार्नोक का, ओके सुता नदी के नाम से इसे जाना जाता है, कि वहाँ पे एक सेटलमेंट की थी सुता नदी, जिसे बाद में कैलकाटा का नाम दिया था। एंड बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो कैलकाटा बना ली थी। एक विलियम फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ओके जो सुता नदी है इस सेटलमेंट को। तो ये आपका इंग्लिश के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उसके बाद कौन आया था, इसके बाद फ्रेंच। इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ना ही, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जब वो उनकी एंट्री होती है तो वो वाला पार्ट हमने कवर किया है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंच की बात करते हैं यहाँ पे, तो इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कॉलबर्ट ने शुरू की थी। एंड कहाँ पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री थी। किसने, कैरन के ज़रिए फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई थी। बाद में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे एक्चुअली जो फैक्ट्री थी वो लगाई थी। तो फ्रांसिस मार्टिन को याद रखना है आपने कि ये पौंडीचेरी की
जो है एस्टैब्लिशमेंट या हम कहीं फाउंड किया था 1673 में। पौंडीचेरी को फाउंड किया था किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। और यही जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया के, यानी फ्रेंच की ओर से उस टाइम पे गवर्नर थे। तो और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो सूरत और पौंडीचेरी में इनके हेडक्वार्टर थे एंड ये 1673 में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाए थे। मेन इनका पौंडीचेरी जो बाद में इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। ओके, पहले सूरत और फिर पौंडीचेरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है डुप्लेक्स की। अगर हम बात करते हैं, डुप्ले के नाम से जाना जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंच में। ओके, अगर हम फ्रेंच की बात करें इंडियंस में, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कार्नेटिक वॉर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये साउथ में रीजन है, तो कार्नेटिक और बंगाल में एक तरह से वॉर हुए थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए थे, तो उसी में से एक कार्नेटिक वॉर है। तो कार्नेटिक ये साउथ में आपका, तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी, उसकी वजह से ये कार्नेटिक वॉर हुए। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? 1740 में एक ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। कहाँ पे? यूरोप में। तो वहाँ पे भी एक जो फ्रेंच और जो यूरोपियंस इंग्लिश थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, तो उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिला, और जिसकी वजह से यहाँ पे कार्नेटिक वॉर हुए। तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। ओके, तो डुप्ले ने क्या किया था? 1746 में अटैक कर दिया था जो ब्रिटिशर्स थे उनमें। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट जो रोल आता है वो एक कुछ नाम आते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो बेटर होगा। यहाँ पे आपका एक चंदा साहिब और अनवर उद्दीन का नाम आता है। तो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो भारत के जो निज़ाम थे, ओके, या नवाब हम कहे, तो उनको आपस में ही लड़वा रहे थे एंड एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते थे। एक्चुअली ये यही करते आए हैं, लड़ते रूलर्स ही थे, हमारे किंग थे, और ये उन्हें सपोर्ट किया करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्नेटिक के नवाब थे अनवर उद्दीन, ओके, एंड वो फ्रेंच की तरफ से थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चंदा साहिब जो थे वो जो अनवर उद्दीन, ये आप याद रख लेना, अनवर उद्दीन ये इंग्लिश की तरफ थे, और क्या कहते हैं, चंदा साहिब ये फ्रेंच की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे के राइवल थे, अनवर उद्दीन और चंदा साहिब, और इन दोनों की आपस में फिर लड़ाई होती है। कहाँ पे? एक तरह से बैटल ऑफ अदियार, ये चीज़ याद रखना, बैटल ऑफ अदियार, बैटल ऑफ अदियार। ओके, बैटल ऑफ अदियार ये मद्रास के पास में है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश थे उन्होंने हरा दिया था किनको? फ्रेंच को। एंड यहीं पे फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेले, चैपेले बोलो या चैपले, ये 1748 में एक ट्रीटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से 54 के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगेन जैसे ही ये हरा देते हैं, यानी कि जो अनवर उद्दीन चंदा साहिब को हरा देता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये फिर से जो है डुप्ले जो होता है वो अटैक करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। किसकी सपोर्ट से? मुजफ्फर जंग का नाम आता है कि यहाँ पे एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड चंदा साहिब, ये 3 जने मिलकर, ओके, जब हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं तो यहाँ पे मुजफ्फर जंग, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड जो मुजफ्फर जंग था वो हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहता था, एंड चंदा साहिब, इसके साथ मिलकर डुप्ले ने अटैक कर दिया था। ओके, यानी अनवर उद्दीन को मतलब हरा दिया था और वहीं पे उसका मर्डर कर दिया था। बाद में जो बैटल था ये उस टाइम तो ये जीत गए, और इन्होंने निज़ाम भी बना दिया किसको? मुजफ्फर जंग को, एंड चंदा साहिब को आरकोट का नवाब बना दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अनवर उद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, अब उसने क्या किया, उसने ब्रिटिशर्स ने उसको सपोर्ट किया एंड इसने अटैक कर दिया, और साथ ही फिर जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था वो हुआ था। अब जब सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ, जब मोहम्मद अली को किसने सपोर्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सपोर्ट किया था, जो कि इंग्लिश कमांडर था उस टाइम पे, एंड इधर से जो था वो डुप्ले था, फ्रेंच की ओर से जो कमांडर था। लेकिन बाद में फ्रेंच जो डुप्ले था उसे रिप्लेस कर दिया गया था, और गोदेहू, ओके, इस नाम से जो था वो मतलब जो उस टाइम पे फिर जो कमांडर था वो बन गया था।
ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखना कि जो इंग्लिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और फिर फ्रेंच की ओर से ड्यूप्ले। एंड यहाँ पे एक जो ट्रीटी हुई थी, सी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इवन यहाँ पे जो बैटल है उससे भी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रीटीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आपकी कब हुई है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हुई है, 1754 में हुई है। ओके, एंड यहीं से आपकी जो है सेकेंड जो कार्नेटिक वॉर था उसका एंड हो जाता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे एक आउटब्रेक हो गया था, 7 ईयर ऑफ वॉर सक्सेशन, 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था कहाँ पे, यूरोप में शुरू हो गया था 1756 से 63 के बीच में। एंड इसी की वजह से क्या हुआ, थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ। तो 1758 से 63 के बीच में ये हुआ था। एंड जो फ्रेंच जो कमांडर था वो था काउंट दी लैली, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सर आयरे कूटे जो था वो कमांडर था किसका, इंग्लिश का। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है वॉन डी वॉश, ठीक है, वॉन डी वॉश का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में थर्ड कार्नेटिक वॉर में ही हुआ था। एंड एक जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे ही हुई थी। यानी इस जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है ये रिलेटेड है आपके 7 ईयर वॉर से, यानी 7 ईयर वॉर जो यूरोप में चल रहा था उसका जो एंड हुआ था वो ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से ही, यानी उस टाइम पे उसके एंड में ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ओके, और इसी के साथ ही जो कार्नेटिक वॉर यानी कि थर्ड जो कार्नेटिक वॉर था वो भी एंड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप इतना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सी पहली बार में नहीं होगा अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो, और अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा। सी वन ऑफ द मेन की जो भी यानी कि आपको एक याद रखने की जो एक की है मेन, वो रिविज़न ही है। विदाउट रिविज़न आप याद नहीं रख सकते, तो याद रखना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे जैसे ही थर्ड एक तरह से ये ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे, ओके, तीनों ही वॉर। एंड यहाँ पे फिर इनके बीच में एक जो ट्रीटीज़ हुई थी, या हम कहें कि इसके बाद क्या रिजल्ट क्या आया था कि जो फ्रेंच थे उन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ थी वो कम कर दी थी। ये डील हुई थी पौंडीचेरी में, कराईकल में, माही और येनम में कि वो फ्रेंच अब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये 3-4 एरिया थे जहाँ पे अब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच एक्टिविटीज़ को कम कर दिया था। ओके, एक तरह से यहाँ पे जो एक एंड का मतलब है कि एक फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में यहाँ पे एंड हो गया था। एंड जो फ्रेंच थे वो फेल हो गए थे। एंड इसी के बाद से ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत पे अपनी रूलिंग करनी शुरू कर दी थी, यानी आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक तरह से वो एम्पावर हो गए थे। एंड तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उन्होंने आगे तो बढ़ना ही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रीज़न आता है कि कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पे फ्रेंच के फेलियर होने के कुछ रीजंस क्या थे। ये सिर्फ आप फ्रेंच के रीजंस ही नहीं पढ़ते हो, इवन आप यहाँ पे एक तरह से जो स्ट्रेंथ है, ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी पढ़ते हो। यानी यहीं से आपको पता चलता है कि जिस तरह से उन्होंने फ्रेंच को हराया तो वही स्ट्रेंथ उन्होंने यूज़ की भारत के बाकी हिस्सों पे या पूरे भारत पे कब्जा करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ जो रीजंस है वैसे तो आपको ये पता होने चाहिए, एंड आप आसानी से इनको बता सकते हो कि सबसे जो मेन रीज़न था, ओके, वो सबसे मेन रीज़न माना जाता है इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, किसकी, इंग्लिश की, ओके, वो काफ़ी अच्छी थी। दूसरा इनकी एक, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो एक तरह से, फ्रेंच जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, ओके, जो फ्रेंच थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, क्लियर। एंड जो इंग्लिश थी वो थी प्राइवेट। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ था एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो एक तरह से इन दोनों ने अच्छे से ब्रिटिशर्स ने अच्छे से मैनेज किया हुआ था, इसलिए भी इन्हें सक्सेस मिली। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी जो कमर्शियल एंड नेवी पावर थी वो काफ़ी सुपीरियर थी, किसकी, इंग्लिश की, इसलिए भी ये जीते।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंच को एक तरह से सपोर्ट मिली थी डेक्कन में, लेकिन जो इंग्लिश थे उन्हें बंगाल में एक उनका एक बेस बन चुका था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से इन्हें यहाँ पे सक्सेस मिली। ओके, एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली थी इन्हें। दूसरा, जो फ्रेंच थे उन्हें उनकी गवर्नमेंट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें उनकी गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच थे वो थोड़ा रिलीजन में उलझे हुए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का मेन एक जो हम कहें कि मेन उनका एक एम जो था वो रिलीजन आपको बहुत कम दिखाई देगा कहीं भी। उनका एक जो मेन आपको दिखता है इम्पीरियलिज्म, या हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलीजन का बहुत कम रोल देखा जाता है। तो उनका एक सीधा डायरेक्टिव मोटिव था कि हमें किस तरीके से रूल करना है। दूसरा, अगर हम कहें कि डेप्ट मार्केट फ्रेंच पे एक देखा जाता है कि उनके ऊपर एक डेप्ट मार्केट का भी असर था, फ्रेंच को एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो इसे भी एक रीज़न माना जाता है। बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, नेवल हो गया, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन हो गई, तो ये कुछ रीजंस है तो जो आपको पता होने चाहिए, और आपको ये लिखने की कोशिश करनी है, बिल्कुल लिखना है ये। आप जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे जो भी आपको समझ आएगा उसे अपने लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश ज़रूर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद जो आए थे डेन एंड, या लास्ट में हम बात करें तो ये सीरमपुर में 1620 में माना जाता है कि इन्होंने ट्रैंक के बार फाउंड किया था, एंड सीरमपुर में सेटलमेंट एक तरह से बंगाल में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं पे अपनी सेटलमेंट की थी। लेकिन अच्छा, ये डेनमार्क सेटलमेंट थी, डेन्स यानी डेनमार्क, ओके, डेनमार्क से आए थे, एंड फाइनली क्या हुआ था कि ये फेल हो गए थे अपनी जो एक सेटलमेंट थी उसे एस्टैब्लिश करने में। तो फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन्हें फोर्स किया था कि भाई तुम अपनी जो सेटलमेंट है वो हमें बेच जाओ, और उन्होंने यही किया। 1845 में इन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच दी, एंड उसके बाद ये चले गए थे, तो इनका रोल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक एंड होता है। मैंने कोशिश की है कि जितना हम इम्पोर्टेंट पार्ट कर सके वो हो और जल्दी कवर हो। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ये आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं और मुझे आंसर्स बताने हैं, ओके, ताकि नेक्स्ट डे मैं आपको आंसर बता सकूं। ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए आंसर्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फ्रेंच मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे ही आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में ये बताने हैं कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लेक्चर को कितना केयरफुली सुन रहे हैं। तो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पोर्तुगीज़, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा यहीं पे। फर्स्ट गवर्नमेंट, सॉरी ये गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़ कौन थे, सेकंड गवर्नर कौन थे, ये आपको मुझे बताना है। थर्ड की अगर हम बात करें तो जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था, ओके, फरमान लेने के लिए, एंड डेन सेटलमेंट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो वेयर वॉज डेन सेटलमेंट, डेन सेटलमेंट कहाँ पे थी, एरिया बताना है आपको। एंड देन कुछ सिटीज़ है जो फाउंड की थी, मद्रास हो गई, कैलकाटा हो गई, पौंडीचेरी हो गई और ट्रैंक के बार हो गई। तो इन्होंने ये किसने फाउंड की थी और कब फाउंड की थी ये आपको मुझे बताने हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताने हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, सॉरी, ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मुगल्स के बारे में, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम मुगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेक्चर आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ताकि कोशिश है आपकी कम से कम लेक्चर में से हम कवर कर सके, और आपका एक आपको जो आप लिंक आपका जो बन रहा है उसे आप समझ सके, ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो उस टाइम पे अब भारत में ऑलरेडी रूलर्स थे। तो मुग़ल जो मिडिवल का जब हम एंड करते हैं, ओके, तो वहीं पे मुगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहीं पे कुछ मुगल्स के रूलर चलते आ रहे हैं। औरंगजेब आपको पता है कि लास्ट रूलर था, I mean, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लास्ट रूलर था, इवन हम कहें कि एक स्ट्रोंग या हम कहें मुग़ल एम्पायर का एक जो बहुत ही हम कहें शक्तिशाली जो शासक था वो औरंगजेब ही था। उसके बाद छोटे छोटे आए, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, क्योंकि वो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो उनमें नहीं थी।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी की बात करते हैं, एक हम कहें कि मिडीवल का एंड किसे माना गया और मॉडर्न की स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है। तो 1757 के अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1757 में से लेके 1764 को एक ब्रिटिश फेज माना जाता है। एंड एक तरह से ये जो बहुत पावरफुल हुआ था ये 1803 में हुआ था, तब जब इन्होंने जो दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली बनाया था। तो यहीं से एक डिक्लाइन होना शुरू हो गया था किसका, मुगल एम्पायर का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी की। तो जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तो कुछ स्टेट्स उभरनी शुरू हो गई थी, रीजनल पावर एक तरह से उभरनी शुरू हो गई थी। एंड यहीं पे फिर औरंगजेब की डेथ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जहाँ पे 1777 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ओके, तो यहीं पे जैसे ही उसकी डेथ होती है तो स्ट्रगल फॉर सक्सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। 1707 से लेके 1857 के बीच ये चलता है। तो यहाँ पे कुछ रूलर्स आए थे, थोड़ा सा आप जान लीजिए बस कि औरंगजेब के बाद जो उसके 3 बेटे थे उनमें से जो बहादुर शाह, जिसे मोहम्मद मुआज्जम या शाह आलम भी कहा जाता है, 65 की एज में उसे रूलर बनाया गया था। एंड वो एक तरह से उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं था। अब इसके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि औरंगजेब की एक जो पॉलिसीज़ थी वो कट्टर रही थी, यानी कि वो काफ़ी जो आसपास के जो एरिया थे, स्टेट थे, उनके साथ उनकी उतनी हम कहें कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी एक हम कहें कि फ्रेंडशिप नहीं थी, या वो टॉलरेंट नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, जो बहादुर शाह था वो काफ़ी टॉलरेंट था, ऑर्थोडॉक्स नहीं था, औरंगजेब की तरह टॉलरेंट था एंड लीनियंट था हिंदू किंग्स की तरफ, जबकि औरंगजेब नहीं था। एक ये भी इसका रीज़न माना जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब डिक्लाइन में हम पढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की बहादुर शाह ने। उसके बाद जो रीजनल पावर थी उनके साथ भी एक तरह से मिलके रहने की कोशिश की, जैसे मराठा, सिख, राजपूत और जाट। एंड फिर 1712 में जो है डेथ हो जाती है एंड उसके बाद फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर शुरू होने के बाद एक जुल्फिकार खान जो है उसका नाम आता है। ओके, तो वो क्या करता है, वो जानदार शाह को एक तरह से, मतलब उस टाइम पे आप जानदार शाह है जो नेक्स्ट किंग होता है, आप इतना याद रखिए 1712 से 13 के बीच में इसे बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं फारुखशियर। ओके, अच्छा, जो कार्नेटिक वॉर के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ पे 3 फरमान जो जारी किए जाते हैं वो फारुखशियर ही जारी करता है। एक तरह से ब्रिटिशर्स को 3 जगह पे मोनोपोली, टैक्स फ्री मोनोपोली दे दी जाती है, और उसी की वजह से जो कार्नेटिक वॉर था आपका वो होता है। ओके, इसी फरमान की वजह से ये 3 जगह में दिया जाता है, गुजरात, हैदराबाद और बंगाल में, जिसकी वजह से फिर सुपीरियोरिटी, यानी कि अब कौन सुपीरियर रहेगा, उसकी वजह से जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ओके, तो उसके बाद जो फारुखशियर था, ये सैयद ब्रदर्स के ज़रिए इसे मार दिया गया था। एंड सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता है, जिनका नाम था अब्दुल्ला और हुसैन। अब फारुखशियर के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़े तो टॉलरेंस पॉलिसी थी, फ्रेंडली रिलेशनशिप था, एंड एक तरह से जो सिख, यहाँ पे इसकी गलती क्या थी कि इसने जो सिख रिवोल्ट था उसे सप्रेस करने की कोशिश की थी। ओके, एंड जजिया, लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि टॉलरेंट था, फ्रेंडली था, रिलेशन थे इसके, एंड इसने एक जजिया जो कर था उसे एंड किया, एंड पिलग्रिम टैक्स, जजिया और जो पिलग्रिम टैक्स था उसे एंड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन आया था इसके बाद, यानी कि बहादुर शाह, जानदार शाह, फारुखशियर, एंड उसके बाद आता है रफ़ी उद दरजात एंड दौला 1719 में। तो ये भी थोड़ी देर, यानी कि सिर्फ 19 में ही रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था 19 से 48 तक मोहम्मद शाह, यानी जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अब इसने क्या किया था, जिसने बनाया था उसी को मार डालता है, यानी कि जो सैयद ब्रदर थे उन्हीं के अगेंस्ट हो जाता है, एंड 1720 में उन्हें मार दिया जाता है।
अब जैसे ही यहाँ पे जो सैयद ब्रदर थे एक तरह से वो ही चला रहे थे, क्योंकि ये जितने भी रूलर थे पीछे वो उतने हम कहें कि एबल नहीं थे, उतनी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ या पावर या उतनी नॉलेज उन्हें नहीं थी। तो जितना भी था ये सैयद ब्रदर ही जो है चला रहे थे। अब इनकी डेथ के बाद क्या होता है, रीजनल पावर उभर कर आती हैं, एंड जैसे जैसे रीजनल पावर उभर कर आती हैं तो उसके बाद से जो मुग़ल एक साम्राज्य था उसका एंड होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो बटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे डेक्कन, बंगाल, अवध, इसके बारे में हम ये आगे भी पढ़ेंगे। ओके, डिक्लाइन हम जब मुग़ल के बारे में, तो वहाँ पे हम इसे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए कि यहाँ पे एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ शकूर खेरा 1724 में हुआ था, मुबारिज़ एंड निज़ामुल मुल्क के बीच में। ओके, मुबारिज़ जो था वो मुग़ल एम्पायर का जो लास्ट रूलर था उसकी ओर से था, एंड निज़ामुल मुल्क यहाँ पे डेक्कन में अपना खुद का उसने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, खुद का एक हैदराबाद को, कि अब मैं उसने डायरेक्टली तो नहीं कहा था लेकिन एक तरह से अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया। तो 1724 में उसने एक तरह से हैदराबाद में एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे ये एक शकूर खेरा जो है बैटल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली एंड अलीवर्दी। ओके, तो बंगाल की अगर हम बात करें फाउंड किया था। एंड अवध की बात करें तो सादत खान बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है 1722 में। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी सेटलमेंट है, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं, या फिर ये कहे कि यहाँ पे एक अच्छा, ये जो तकवी है एक तरह से खालसा लैंड इसे कहा जाता था, यानी फार्मर्स को दी जाती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि जो उनके लॉसेस होते थे तो उन्हें ये एक तरह से दी जाती थी ताकि जो लॉस हो उसे वो पूरा कर सके। ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है, सादत खान ने एक रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया था। ओके, एक तरह से ये सेटलमेंट करने की कोशिश की थी रेवेन्यू में जो भी उन्हें लॉस हो रहा था उसके चलते। एंड फैज़ाबाद जो थी एक तरह से फैज़ाबाद इसकी कैपिटल थी अवध की। ओके, बाद आज इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे। सी ऑलरेडी आप ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आगे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे इसके बाद ही क्योंकि हम थोड़ी सी हिस्ट्री एक तरह से बेस बना के चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद जैसे ही जो रूलर थे मुग़ल रूलर बने थे उसी के टाइम पे कुछ फ़ौरन अटैक होते हैं, यानी कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का नाम आप सुनते हैं। तो नादिर शाह 13 फरवरी 1739 को करनाल में आया था, लेकिन सादत खान ने जो है एक तरह से एडवाइस किया था कि दिल्ली की तरफ जाए, क्योंकि वो एक तरह से अगेंस्ट भी था क्योंकि उस टाइम पे जो मुग़ल रूलर थे उनके। एंड उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में उन्होंने, अगर हम बात करें तो सादत खान ने एडवाइस किया था दिल्ली मूव करने के लिए, और उसने क्या किया फिर दिल्ली को लूटा था काफ़ी टाइम तक। एंड जो मयूर सिंहासन था उसे ले गया था, और साथ में जो कोहिनूर था उसको भी ले गया था। तो कश्मीर से लेके सिंध तक एक तरह से इसने अटैक करने के, लूटने की कोशिश की थी। एंड तो इसकी वजह से क्या हुआ था, एक जो मुग़ल का जो ओरा बना हुआ था उसका काफ़ी बैड इंप्रेशन एक देखने को मिलता है। अहमद शाह अब्दाली उसके बाद नादिर शाह के टाइम पे ही इसके बाद 1748 से 1761 तक का एक टाइम पीरियड है। यहाँ पे 5 बार जो है अटैक किया था और लूटा था। एंड इसके जो कुछ रूलर थे उन्हें छोड़ के गया था अहमद शाह, आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2 एंड बहादुर शाह 2। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे मेन जो हम पढ़ते हैं वो शाह आलम, इसका थोड़ा ज़्यादा रोल रहा था। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेन या शासन जो किया था वो शाह आलम 2 ने किया था। ओके, एंड इसके बारे में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ते हैं, तो एक जो ट्रीटी होती है तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए भी हम इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट रेन 1759 से लेके 1816 तक है, एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो इसी के टाइम पे 1803 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था और अपनी कैपिटल
बनानी उसके बाद बनी थी आई थिंक 1811 में, लेकिन 1803 में दिल्ली तक वो पहुंच गए थे। और उसी के बाद एक इम्पोर्टेंट या पावरफुल जो पीरियड माना जाता है ब्रिटिशर्स का, वो इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम एक तरह से बैटल पढ़ेंगे प्लासी, बक्सर और मैसूर के। तो यहाँ पे एक जो 3 स्टेट के बाद आपने पढ़ी है कि पीछे जो 3 स्टेट पढ़ी, डेक्कन हो गई, बंगाल हो गई, अवध हो गई, और यहाँ पे जो 4th थी वो थी मैसूर, यानी कर्नाटक में एक स्टेट थी। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि ये विजयनगर का पार्ट था। ओके, विजयनगर के बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एंड 18th सेंचुरी में कृष्णराज एंड जो था उसका राज था। यहाँ पे नंजराज एंड देवराज 2 ब्रदर थे। और उसी के टाइम पे एक जो सेनापति था या कमांडर था, हैदर अली था। ओके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड उसकी वो था तो अनएजुकेटेड, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्किल थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और उसी की वजह से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉर देखने को मिला था किसके, ब्रिटिशर्स के एंड यानी कि जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बीच। तो आर्मरी की अगर हम बात करें तो दिंदीगुल में हैदर अली ने आर्मरी एस्टैब्लिश की थी 1755 में, एंड 1782 में ये इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हम पढ़ते हैं एंग्लो मैसूर वॉर जब हम आगे पढ़ेंगे। सो ये ब्रिटिश नहीं, एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के टाइम पे, मैसूर वॉर के टाइम पे, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था, ओके, काफ़ी इनोवेटिव था। एंड उस टाइम पे न्यू कैलेंडर स्टार्ट किया था, कॉइन स्टार्ट किया था, मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट की थी। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर देखने को मिला था यहाँ पे। एंड काफ़ी इक्विप आर्मी यूज़ की थी। जैकोबियन क्लब का ये मेंबर था। जो आप वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो उस टाइम पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही जागीरदारी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। साथ ही जो डायरेक्ट स्टेट रेवेन्यू था उसे बढ़ा दिया था। तो ये टीपू सुल्तान के कुछ काम थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट नाम आता है जय सिंह, और फिर हम पढ़ते हैं मराठा के बारे में। तो जय सिंह का एक थोड़ा सा यहाँ पे रोल है। जब हम स्टेट्स या हम फाउंडर्स की बात करते हैं तो जयपुर जो फाउंड किया था वो जय सिंह ने किया था, 1681 में किया था। ओके, और जो टाइम पीरियड है ये 1681 से 1743 के बीच का टाइम पीरियड है। एंड जयपुर के ये फाउंडर थे। ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बनाई थी जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में और मथुरा में। एक बुक है फेमस, एक तरह से जिज मोहम्मद शाही, एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक है इनकी जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मराठाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ट्रीटी विद शिवाजी, यानी कि शिवाजी के साथ जो ट्रीटी हुई थी, एक तरह से पुरंदर ट्रीटी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं मिडिवल हिस्ट्री के एंड में। एंड अष्टप्रधान के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी एक तरह से जो टेक्स्ट था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू था कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। इट वॉज नॉट दैट सो मच इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। तो जितना आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट था उतना यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात करें तो जैसे ही मुगल्स डिक्लाइन होंगे तभी ब्रिटिशर्स जो होंगे उनकी एक एंट्री आसान हो जाएगी और उनकी जो रूलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो मुगल्स के डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस, और उन्हीं रीजंस की वजह से, उन्हीं कॉजेज़ की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, ओके, उन्होंने एक तरह से पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब जो कि काफ़ी शक्तिशाली शासक था, उसके बाद जो सक्सेसर थे उसके वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो यहाँ पे वीक सक्सेसर, सो सबसे पहले अगर हम मेन बात करें तो वीक सक्सेसर थे। ओके, यानी कि आपस में ही उनका एक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन रूलिंग करेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो जो सक्सेस थी वो एक तरह से रूलर के कैरेक्टर पे डिपेंड कर रही थी, और वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसका कैरेक्टर अगर हम कहें कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही हो इसके बाद। तो दूसरा क्या था कि काफ़ी नेग्लेक्टेड जो थे वो फील करते थे, एक तरह से वर्थलेस थे, यानी कि उन्हें कोई प्रशासन में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो इसकी वजह से भी उन्हें एक वीक सक्सेसर के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी कि एक तरह से कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई मौका मिल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा था, या
एक उन्हें टाइम ही मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू जो है वॉर चलते ही जा रहे थे एंड एक तरह से सक्सेशन वॉर जो है वो चलता ही रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके दैट्स इट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो औरंगजेब रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था एंड इसके ही चलते एक तरह से जो राजपूत, सिख या हम कहें रीजनल पावर थी उनके उभरने की वजह से भी एक मुगल्स का डिक्लाइन होना तय था। एंड उसकी जो डेक्कन पॉलिसीज़ थी वो जो डेक्कन पॉलिसीज़ की वजह से भी जो थे वो एक तरह से अपनी जो रूलिंग थी वो वहाँ तक नहीं ले जा चुके थे। एक इसी सिंपल सी बात थी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था लेकिन वो पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर सकता था, पूरे भारत को अच्छे से रूल नहीं कर सकता था। तो एक डेक्कन पॉलिसी भी इसका एक वीक पॉइंट या हम कहें ड्रॉबैक माना जाता है। उसने डेक्कन में जाने की कोशिश की थी और डेक्कन में जाने की वजह से जो उसकी खुद की कैपिटल थी, जो उसे मेन संभालनी थी, वहाँ पे उसका ध्यान नहीं रहा था और उसे भी एक रीज़न माना जाता है। डी जनरेशन ऑफ रूल्स एंड नॉबल्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपस में जो नॉबल्स थे वो लड़ते रहते थे और उसे भी एक रीज़न माना जाता है। डेटेरियोरेशन ऑफ आर्मी, आर्मी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, कोई सेटलमेंट नहीं थी, कोई यहाँ पे जो चाहे उनकी फाइनेंस की बात हो या उनकी स्किल्स की बात हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू वास्ट एन एम्पायर, अब इतना बड़ा एम्पायर संभालना कोई आसान बात नहीं थी, तो जिसकी वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी और इसे भी एक रीज़न माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इन्वेजन, अब बाहर के इन्वेजन उस टाइम पे होने शुरू हो गए थे, जैसे कि ईरानी दुरानी इन्वेजन, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इसे भी एक रीज़न माना जाता है। ओके, इकोनॉमिक डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो जब वहाँ पे कुछ भी वो एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो एक वॉर चलते ही जा रहे थे, अब ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो स्टैग्नेशन बनी हुई थी एग्रीकल्चर में। ओके, एक ट्रेड और इंडस्ट्री पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो इसका भी एक तरह से डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी कुछ भी, ओके, कोई सेटलमेंट नहीं थी, उसे भी एक रीज़न माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और जैसे ही जब ये ऑलरेडी खुद को संभाल रहे थे, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे यूरोपियंस की भी एंट्री हो जाती है एंड ऊपर से वो ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर देते हैं, तो इसे भी एक रीज़न माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमींदार्स एंड जागीरदारी क्राइसिस, तो अब उस टाइम पे जो ज़मींदारी और जागीरदारी क्राइसिस थे, एक तरह से उनकी वजह से भी या उनकी शिफ्टिंग की वजह से भी, या हम कहें कि उन्हें जो लैंड प्रोवाइड की जाती थी तो वो उसी लैंड को लेके एक तरह से अपनी रूलिंग करनी शुरू कर देते थे या अपना एक इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देते थे औरंगजेब के बाद, तो इसे भी एक रीज़न माना जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, अब रीजनल एस्पिरेशन ही जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केरला, राजपूत एंड जाट स्टेट्स जैसे ही रीजनल पावर निकल के आती है, तो इसे भी एक ऑफ कोर्स वो अपने आप को इंडिपेंडेंट उन्होंने घोषित कर दिया था, तो वो अब किसी भी रूलर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, नहीं रहना चाहते थे, तो इसकी वजह से भी एक इसे रीज़न माना जाता है। नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके, वैसे कुछ रीजनल जो स्टेट थी यानी कि सक्सेसर जो स्टेट्स बनी थी इसके बाद जैसे डिक्लाइन हुआ मुगल, तो हैदराबाद, ओके, 1724 में किसने? निज़ाम उल मुल्क ने। बंगाल की अगर हम बात करें तो 1717 में किसने? मुर्शिद कुली खान। अवध 1722 सादत खान। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, ये सक्सेसर स्टेट थी, एंड इंडिपेंडेंट की बात करें जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ये थी मैसूर, हैदर अली, केरला, किंग मर्तंदा वर्मा के अंडर में ये, और राजपूत स्टेट यानी सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ न्यू स्टेट भी निकल के आई थी, यानी कि मराठा, सिख, जाट और अफगान, ये भी साथ साथ कुछ स्टेट थी जो उभर रही थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपको बुक्स आपको पढ़नी ज़रूर पड़ेंगी,
ताकि आपको ये चीज़ कंसेप्ट और क्लियर हो सके। हम यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन और इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज के साथ साथ ये पॉइंट्स जो है नोट डाउन करने ही पड़ेंगे। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी अब भारत की कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए थे। तो यहाँ पे कुछ जो कुछ एरियाज़ है जिनके बारे में हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर, अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे उसका एक बेस आपका बन सके। तो एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन, सोसाइटी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, तो ये कुछ की एरियाज़ है कि इनमें जो डेवलपमेंट थी या सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कैसी थी, एक तरह से स्टैग्नेंट यानी कि पिछड़ी हुई थी, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थी काफ़ी, एंड जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी हार्ड लेबर करते थे लेकिन उन्हें उतना मिल नहीं पाता था। एंड उन्हें पीजेंट्स जो थे उन्हें रेवेन्यूज़ पे करना पड़ता था, एक जगह नहीं बल्कि कई जनों को करना पड़ता था, जैसे ज़मींदार हो गए, जागीरदार हो गए, ओके। तो एक तरह से उनकी कंडीशन जो है अच्छी नहीं थी। मेजर अगर हम बात करें जो प्रोड्यूस था यानी क्रॉप्स जो थी, राइस, वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, कॉटन, ओके। तो ये जो थी मेजर क्रॉप्स थी उस टाइम की, ओके। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ट्रेड एंड इंडस्ट्री यहाँ पे जो ट्रेड थी वो ट्रेड फिर भी काफ़ी बेटर था, एक तरह से कॉटन, टेक्सटाइल, आपका रॉ सिल्क हो गया, फैब्रिक हो गया, हार्डवेयर हो गए, इंडिगो हो गया, सॉल्ट पीटर हो गया, सॉल्ट पीटर यानी आपका बारूद हो गया, ओके। इंडिगो आपकी एक तरह से डाई हो गई। तो ओपियम, राइस एंड वीट, इसके साथ ही अगर हम बात करें जो जो हमारी यहाँ पे क्रॉप है मेनली, तो उसके बारे में आप यानी कि जो आपकी वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, कॉटन, ये उस टाइम पे थी, ओके। प्रीशियस स्टोन्स जो थे, ड्रग्स और जो प्रीशियस स्टोन्स एंड ड्रग्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कॉटन टेक्सटाइल हो गया, रॉ सिल्क हो गया, सिल्क, फैब्रिक, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, ओपियम, राइस एंड वीट जो है ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोल्ड, मस्क, वुलन, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर, पोर्सिलेन, पर्ल्स, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी, आइवरी, रोज़ वाटर, ये जो थे ये इंपोर्ट किए जाते थे। सारे नाम याद नहीं रह सकते लेकिन आपको कुछ नाम याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी जो फेमस थी वो थी शिप बिल्डिंग के लिए, साथ ही जो इंडस्ट्रियल जो थी वो बेटर थी कंडीशन उसकी, ओके। एंड मेटल इंडस्ट्रीज़ भी जो थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, यानी टेक्सटाइल हो गई, शिप बिल्डिंग हो गई आपकी, एंड मेटल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी उस टाइम पे उनकी कंडीशन सही थी। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री जो एजुकेशन थी वो उतनी हम कहें कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे, एंड जो मेन एजुकेशन थी एजुकेशन जहाँ पे दी जाती थी वो थी पाठशाला और मकतब में दी जाती थी। चतुष्पथी या टोल्स जो थे एक तरह से हिंदू जहाँ पे एजुकेशन लेते थे, एंड जो मुस्लिम्स थे वो मदरसा वगैरह में एजुकेशन लिया करते थे। अगर हम नॉलेज की अगर हम बात करें या स्टडी की अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो उस टाइम पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी की जो एजुकेशन थी वो उस टाइम पे नहीं थी। बाकी जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन थी सिर्फ वही थी, तो उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थी। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 4 वर्णास में डिवाइड था। हिंदू सोसाइटी थी वो 4 वर्ण में डिवाइड थी। हिंदू जैसे डिवाइड, न सिर्फ हिंदू इवन मुस्लिम भी थे वो डिवाइड थे, सब कास्ट में डिवाइड थे, ओके। रेसेस थी, ट्राइब्स थे, स्टेटस वगैरह ये आपस में डिवाइडेड थे उस टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नाम आते हैं, यानी असफुद्दौला 1784 में असफुद्दौला ने इमाम बाड़ा लखनऊ में बिल्ड किया था। 1784 में सवाई जयसिंह का नाम पढ़ते हैं। जयपुर में 5 एस्ट्रोनॉमिकल जो लैब थी वो पढ़ते हैं। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। पेंटिंग की अगर हम बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग स्कूल ऑफ कांगड़ा हो गया। राजपूताना एक तरह से पेंटिंग थी ये, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नॉर्थ इंडियन
लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे वो भी थोड़ा नोन में थी, एंड उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस थी वहाँ पे। अगर हम रीजनल की अगर हम बात करें, जैसे तमिल की पोइट्री हो गई, या हम कहें विद सितार, उस टाइम पे नोन में था, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर साथ में उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू में पोइट्री हो गई, और कुछ फेमस नाम हो गए जैसे मीर, सौदा, नाजिर, मिर्ज़ा गालिब, ऐसे नाम हम कुछ पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था। तो ये कुल मिला के आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको एक बेसिक कि उस टाइम पे अब ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया और वो आगे बढ़े, इसको समझने के लिए भी आपके लिए ये ज़रूरी है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा एक क्वेश्चन आपका, अगर हम मेंस की बात करें, मेंस का जो क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप मेंस का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। मेंस के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बी सेट विद द स्पेक्टर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, यानी सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्य तंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। तो यानी जो आप पढ़ के हटे हैं ये उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है कि एक तरह से जो आपका मध्य यानी मिड ऑफ 18th सेंचुरी का जो भारत था वो एक तरह से विखंडित जो राज्य तंत्र था वो किस तरह से ग्रसित था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जो मेनली हम पढ़ते हैं एक तरह से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आपको जो मेंशन करना है, यानी कि आप इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में बताना पड़ेगा, साथ ही रीजनल पावर हो गई, एंड जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जो थी उसकी एक तरह से कमी थी, फैक्टर्स यानी कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तरह से किस तरह से डिवाइडेड थे। ओके, तो ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप 2022 का अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज हो गई होगी कि आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे प्रीवियस, एंड उन्हें किस तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये एक आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो वो भी हम कर लेंगे। ओके, तो एक बेसिक आपका क्वेश्चन था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसके बाद हम जो करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसका वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो वीक रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा है, किस तरह से वीक रूलर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, रीजनल पावर्स जो उभर कर आई, एंड जो मराठा पावर में आए उन्होंने भी चैलेंज किया था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर जो फॉरेन इन्वेजन थे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड हाउ इट स्टार्टेड, एक तरह से जो इसका एंड पॉइंट है यानी कि कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो किस तरह से एग्जिस्ट करना, एक तरह से इसका एंड होना शुरू हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश इंटरफेरेंसेस इसके बाद जो आता है, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश जो है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकती हूँ, लेकिन आपको जब तक आपको कंटेंट क्लियर नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको ये चीज़ नहीं आएगी। ओके, तो आप एक हिंट ले सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि उसमें पूछा क्या गया है। ओके, वहाँ पे कीवर्ड्स क्या मेंशन किए गए हैं। बाकी हमारे जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम मेंस जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा कि आपसे किस तरीके से जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पेनिट्रेशन एक्सपेंशन की बात करते हैं ब्रिटिश की इंडिया में, वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये सारे एक साथ ही है, तो इसलिए हम इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देन व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन हुआ था भारत में, वो पढ़ते हैं। एंड कॉजेज ऑफ सक्सेस इन इंडिया, ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद ही जो एक तरह से किस तरीके से इनकी जो सक्सेस थी वो एक एक्सीडेंटल थी या इंटेंशनल थी, ये थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश यहाँ पे कोशिश करते हैं। ओके, तो ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट एम्पायर, यानी कि इसे दो एम्पायर में डिवाइड किया जाता है। एक अटलांटिक, एक तरह से इनका जो कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, ये अमेरिका से लेके वेस्ट इंडीज़ तक फैले हुए थे। ओके, यानी अटलांटिक से लेके अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ तक। दूसरा अगर हम इनकी बात करें तो 1783 में जैसे पीस ऑफ पेरिस
जो स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने ईस्ट की तरफ अपना रुख कर दिया था, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका की तरफ। तो इम्पीरियलिज्म की अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी में आयरलैंड में ये स्टार्ट हुआ था। जब न्यू रोमन्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो उस टाइम से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया, तो एक्चुअली ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 70-40 की अगर हम बात करें तो एंग्लो फ्रेंच वॉर से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर हुआ था। ओके 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके जैसे ही एंड होता है इनका, यानी कि जो फॉरेन इन्वेजन थे, ओके देन इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अब मेन जो आपका माना जाता है वो माना जाता है एक तरह से 1757 से लेके 1764 तक के टाइम पीरियड को। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके रीजंस क्या थे, कॉजेज क्या थे इनके सक्सेस होने के। इनकी जो मिलिट्री पावर थी, ठीक है, वो काफ़ी सुपीरियर थी। इनकी डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी थी जो ब्रिटिश जो मिलिट्री थी उनकी। दूसरा इनका जो डिसिप्लिन था, ओके, वो काफ़ी अच्छा था। एक फेयर सिलेक्शन सिस्टम था इनका। काफ़ी इनमें जो इनके कमांडर्स थे उनके बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे क्लाइव हो गया, हेस्टिंग, मुनरो, डलहौजी, काफ़ी डिसिप्लिन थे। एंड दूसरा एक तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था इनके पास। एंड नेशनल प्राइड, एक तरह से ये अपने एक नेशनलिस्ट प्राइड बनाए रखने के लिए भी कोशिश करते रहते थे। एक मेटेरियलिस्टिक विज़न था इनका, जबकि जो इंडियंस थे वो एक तरह से डिवाइडेड एंड वीक फील करते थे। वो एक तरह से रिलीजन में ही उलझे हुए थे, तो इसे भी एक रीज़न माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरी दी जाती है कि क्या ये एक्सीडेंटल था, इंटेंशनल था। तो शुरू में कहा जाता है, जॉन सीले जो है वो कहते हैं कि एक तरह से अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था, और एक ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन ये पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में जब इन्होंने देखा कि इंडियंस एक तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, पॉलिटिक्स की तरफ। दूसरे कहते हैं एक तरह से क्लियर इंटेंशन थी इनकी, और ये एक लार्ज एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि ये भारत में एक तरह से इनका आना एक एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आए तो ये ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब एक फैक्शनलाइज देखा, यानी कि डिवाइडेड देखा भारतीयों को, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन देखी, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी। एंड एक तरह से टेरिटरीज जो थी उन्हें एक्वायर करना शुरू कर दिया, और इन्हें दिखाई दिया कि काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो इन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पे अपनी एस्टैब्लिशमेंट करनी शुरू कर दी। ओके, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट जो है आपका ब्रिटिश कॉन्केस्ट है, एक तरह से बंगाल की तरफ बढ़ते हैं ये, बक्सर, प्लासी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड उसके बाद हम एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हैं, एंड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका यहीं तक के लिए काफ़ी है, फिर काफ़ी लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी। तो ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कल कवर करेंगे। सो अब इसके बाद जितने भी आने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।